हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है मैट्रिसेस। और आज हमारा मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 1 है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के अंदर इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का कंप्लीट सिलेबस। उसके बाद सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का जो फाइनल एग्जाम में पेपर आता है उस पेपर का पैटर्न कैसा होता है, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का होता है, ये सब मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था। उसके बाद जो हमारी थर्ड वीडियो थी, थर्ड वीडियो के अंदर मैंने आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ाया था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी आप क्लास 12 में पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो इस यूनिट के अंदर यूज होंगे, क्योंकि ये यूनिट भी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के ऊपर ही बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरीके से मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो हमारी यूनिट नंबर 1 है, इस यूनिट नंबर 1 का कंप्लीट लेक्चर प्लान बता देता हूं कि इस यूनिट को हम कितने लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, कौन सा टॉपिक किस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये हमारा यूनिट नंबर 1 का कंप्लीट सिलेबस है, जिसको मैंने लेक्चर वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। तो यहां पर देखिए हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिलेबस का इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट करेंगे, मतलब आज ही कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारे सिलेबस का रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ये जो टॉपिक है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और इसको हम टोटल 4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। पहले हम रैंक को कैलकुलेट करेंगे डिटरमिनेंट मेथड से लेक्चर नंबर 2 में। उसके बाद रैंक कैलकुलेट करेंगे यूक्लिडियन फॉर्म मेथड से लेक्चर नंबर 3 में। और उसके बाद रैंक को कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल फॉर्म मेथड से और इसको हम कैलकुलेट करना सीखेंगे लेक्चर नंबर 4 और 5 में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे सिलेबस का है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहां पर हम दो टाइप की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। एक तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसको हम लेक्चर नंबर 6 में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसको हम लेक्चर नंबर 7 में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहां पर आएगा लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, जिसको हम लेक्चर नंबर 8 में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहां पर है कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। अब देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाया था, लेकिन वहां पर मैंने आपको कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस हमारे सिलेबस का पार्ट है। और लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाई थी वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है इस यूनिट को समझने के लिए। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसलिए हम इसको सिलेबस के अंदर ही पढ़ेंगे और इसको हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 9 में। तो 3 टाइप की मैट्रिक्स है, तीनों को लेक्चर 9 में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर होगा आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, जिसको हम कंप्लीट करेंगे लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 11 में, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा। उसके बाद केले हैमिल्टन थ्योरम है नेक्स्ट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कंप्लीट करेंगे लेक्चर नंबर 12 में। लास्ट टॉपिक इसमें एप्लीकेशन टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, इसको भी हम लेक्चर नंबर 12 में ही कंप्लीट करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी 2 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट नंबर 1 का कंप्लीट लेक्चर प्लान है। टोटल यूनिट हमारी 12 लेक्चर्स में क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, कोर्स की डिटेल आपको बता देता हूं कि अगर आप हमारे गेटवे क्लासेस ऐप से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 को पढ़ते हैं या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आपको कोर्स के अंदर क्या क्या मिलेगा। तो यहां पर देखिए रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको, जिसमें मैं 100% सिलेबस कवर कराऊंगा। उसके बाद पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको लेक्चर्स के। ठीक है, उसके बाद लेक्चर वाइज आपको डीपीपी मिलेगी, लेक्चर वाइज डीपीपी, यानी कि एक लेक्चर की एक डीपीपी आपको मिलेगी। डीपीपी का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा, डिटेल सॉल्यूशन। यूनिट वाइज लाइव डाउट क्लास होगी, अगर आपको कोई डाउट है तो उसके लिए लाइव क्लास भी होगी, लेकिन ये यूनिट वाइज लाइव डाउट क्लास है। उसके बाद यूनिट वाइज टेस्ट आपका होगा, यूनिट वाइज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सेट भी मिलेगा। तो ये सब आपको कोर्स के अंदर मिलेगा और इतना अगर आप कर लेते हैं तो इससे अलग आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना पढ़ने के बाद आप 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स भी ला सकते हैं।
और बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सभी कोर्सेज गेटवे क्लासेस ऐप पर अवेलेबल हैं, जैसे कि मैथ 1, पीपीएस, एफएमई, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पीपीएस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सॉफ्ट स्किल, इन्वायरमेंट, और ये इनकी प्राइस लिस्ट है। अगर आप कॉम्बो पैक लेते हैं, कॉम्बो पैक के अंदर ये सभी कोर्सेज आपको एक साथ मिलते हैं, ठीक है। और इस कॉम्बो पैक का जो प्राइस है वो केवल 1900 रुपीज है, जहां पर आपको एक सब्जेक्ट का केवल 380 रुपीज ही आता है। तो ये हमारा कंप्लीट कोर्सेज है हमारे गेटवे क्लासेस ऐप पर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। और यहां पर आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब हमें कैलकुलेट करना सीखना है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनवर्स कैलकुलेट करना तो बाद में सीखेंगे, पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं इनको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। आप ये मान के चलिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं। देखिए मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ जाता है तो आप देखिए इसका यूज कितना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, पहला टॉपिक। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स में ये जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है इसमें हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज नहीं करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज है, लेक्चर नंबर 4 और 5 में भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज है, लेक्चर नंबर 6 और 7 में भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज है, और लेक्चर नंबर 8 में भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का ही हम यूज करेंगे। तो आप देखिए स्टार्टिंग के 8 लेक्चर्स में से 7 लेक्चर में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज होगा। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझना, और बहुत ही आसान टॉपिक है। एक बार ध्यान से देखेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा होता है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों को समझते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि 80% जगह पर हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज करेंगे। तो चलिए समझते हैं वन बाय वन। एक्चुअल में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास टोटल 3 रूल होते हैं, और मैं जानता हूं कि ये टॉपिक आपको ऑलरेडी आता भी होगा। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप क्लास 12th में पढ़ चुके हैं। बात समझ में आ रही है ना, आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्लास 12th में पढ़ा है, और जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है वही हम यहां पर भी पढ़ेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। क्लियर हो गया? इनवर्स कैलकुलेट करना भी आपने सीखा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से क्लास 12th में, वही हम यहां पर भी करेंगे। बात समझ में आ रही? हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, क्लास 12th में आपने इनवर्स कैलकुलेट करना 2 मेथड से सीखा होगा, एक तो एडजॉइंट वाले मेथड से और एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से। तो याद रखना एडजॉइंट वाला मेथड हमें यहां यूज नहीं करना इनवर्स को कैलकुलेट करने के लिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, क्योंकि एडजॉइंट वाला मेथड हमारे सिलेबस में यहां पर नहीं है, केवल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 रूल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के आप पहले से जानते हैं, मैं एक बार और बता देता हूं। रूल नंबर 1, देखिए रूल नंबर 1, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 2 तरह का है, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले मैं आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का पहला रूल बता देता हूं क्या है। पहला रूल है यहां पर इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज, यानी कि आप मैट्रिक्स के अंदर कोई भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन इस इंटरचेंज को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है कि आपको यहां पर 3 के प्लेस पर 1 बनाना है। क्या बनाना है? 3 के प्लेस पर 1 बनाना है विद द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। तो एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यहां पर देखो आपको 1 दिया है, तो एक काम आप कर सकते हैं कि आप R1 रो को R3 रो से क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। यही यहां पर लिखा है, क्योंकि आपको अलाउ है 2 रो को इंटरचेंज करना। तो इस इंटरचेंज को आप लिखेंगे कैसे, जरा ध्यान दीजिए। यहां पर आप लिखेंगे R1 में चेंज, या R1 को इंटरचेंज करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, R1 को इंटरचेंज, ये इंटरचेंज का सिंबल है। R1 को इंटरचेंज करेंगे किसके साथ, R3 के साथ। और ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो देखिए क्या होगी। तो जो न्यू मैट्रिक्स होगी वो फर्स्ट मैट्रिक्स के ही क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी, इक्वल नहीं होगी, इक्विवेलेंट होगी। और ये इक्विवेलेंट का क्या है, सिंबल है। तो इक्विवेलेंट होगी, और देखिए क्या होगी, जरा ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, R1 के प्लेस पर R3 को लिखना है, यानी कि 1 -1 और +1।
R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, 2 -3 और 4। हाँ, अब R3 में R1 आ जाएगी, यानी कि 3 1 एंड 4। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पहला एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई कर दिया इस मैट्रिक्स के ऊपर, और इस प्लेस पर हम लेके आगे 1 और इस प्लेस पे आ गया हमारा 3। तो ये हमारी होगी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अब इसी ऑपरेशन को अगर हमें कॉलम में लगाना हो तो क्या करेंगे, देखिए कॉलम में भी एप्लीकेबल है। इंटरचेंज ऑफ टू कॉलम, आप कोई भी दो कॉलम को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, फिर से मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूं कि आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि यहां पर आपको 1 बनाना है और यहां पर 1 लिखा हुआ है, तो अब आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर मैं इन दोनों कॉलम को इंटरचेंज कर दूं तो इस प्लेस पर 1 आ जाएगा, इस प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इस प्लेस पर 1। कैसे लिखेंगे, कैसे, तो यहां पर आप क्या करने जा रहे हैं, C1 को इंटरचेंज कर रहे हैं किसके साथ, C2 के साथ। तो अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो देखिए आपको क्या मिलेगा, जो नई मैट्रिक्स आपको मिलेगी ए, वो इक्विवेलेंट होगी, किसके इक्विवेलेंट होगी, 1 -3 -1 3 2 1 4 4 1, इसके क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। तो ये हमारा पहला ऑपरेशन था, पहला रूल था, जिसको हम रो में भी लगा सकते हैं, कॉलम में भी लगा सकते हैं। याद रखना, रो में जब लगाएंगे तो रो में हम रो को रिप्रेजेंट करते हैं R से, R1 R2 R3। कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है C1 C2 C3 से। तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं। चलिए अब चलते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए रो बाय ए नॉन जीरो नंबर, यानी कि आप किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर इधर भी है, आप किसी कॉलम को भी किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी आपको जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना होता, इस चीज को आप याद रखेंगे, जीरो से कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने मल्टीप्लीकेशन लिखा केवल, आप यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, बात एक ही है। देखो अब कैसे, अब देखो इसको यूज कैसे करेंगे, जरा ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए आपको यहां पर 1 के प्लेस पर 3 चाहिए, क्या चाहिए, 3, या 1 के प्लेस पे 2 चाहिए, तो क्या करेंगे, तो यहां पर आप ऑपरेशन लगाएंगे। क्या ऑपरेशन लगाएंगे, जरा ध्यान से समझिए। यहां पर आपको 2 चाहिए मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, R3 में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे R3 में, जरा ध्यान से देखो, R3 में आप चेंज करेंगे और R3 को आप 2 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर 2 आ जाएगा। अगर मान लो आपको यहां 2 के प्लेस पर 1/2 चाहिए होता तो क्या करते, तब भी मल्टीप्लाई करते। अगर आपको 1/2 चाहिए होता तो आप क्या करते, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते। देखिए यहां पर नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब नॉन जीरो नंबर का मतलब है वो नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको आप 1/2 से R3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब इसमें कई बार क्या होता है, आप इसको कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर मैं ऐसे भी लिख सकता था, डिवीजन ऑफ ए रो बाय ए नॉन जीरो नंबर, यानी कि यहां पर मैंने क्या किया, R3 को 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। देखिए 2 से किसी चीज को डिवाइड करो, किसी नंबर को 2 से डिवाइड करो, या किसी नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही है। तो हमने क्या यहां पर केवल इसलिए मल्टीप्लाई का ही यूज कर दिया। आप चाहें तो यहां पर डिवीजन भी लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी जो पॉइंट है वो आपको क्लियर हो गया होगा, तो मैं यहां पर इसको लिख देता हूं। तो देखिए जो हमारी नई मैट्रिक्स होगी वो एक ही इक्विवेलेंट होगी, और क्या आएगा यहां पर, देखिए R3 में चेंज है, R1 और R2 में कोई चेंज नहीं है, तो पहले आप R1 और R2 को एज इट इज लिख देंगे, 3 1 4 2 -3 4, और यहां पर चेंज है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 -2 और +2। तो ये हमारे पास आ गई नई मैट्रिक्स जो कि इसी के क्या है, इक्विवेलेंट है। अब इधर आ जाओ, देखो इधर भी क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर, कॉलम को किसी भी नॉन जीरो नंबर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे फिर से मान लीजिए मुझे यहां पर रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है कि यहां पर ये 1 के प्लेस पर 1/2 की रिक्वायरमेंट है, ऐसा मान लेते हैं, या क्वेश्चन की ऐसी रिक्वायरमेंट है। या फिर हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि मुझे यहां पर 4 के प्लेस पर 1 चाहिए, 4 के प्लेस पे क्या चाहिए, 1। तो कैसे बन सकता है 1, बहुत तरीके बनाने के। तो एक तरीका 1 बनाने का ये भी हो सकता है कि मैं क्या करूंगा, इस C3 कॉलम में 1/4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 1/4 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएगा, क्योंकि यहां पर 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, जरा ध्यान से देखिए। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमारे पास यहां पर आ जाएगी। देखिए पहले 2 कॉलम में कोई चेंज नहीं है,
3 2 1, 1 माइनस 3 माइनस 1, और यहां ये 1 आएगा, यहां पर भी 1 आएगा, लेकिन यहां पर 1/4 आएगा। तो ये था हमारा रूल नंबर 2। अब चलते हैं हम रूल नंबर 3 पर। अब देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है। रूल नंबर 3, अब यहाँ पर रूल नंबर 3 की जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा स्टूडेंट को कम समझ में आती है, लेकिन ये रूल बहुत आसान है। देखिए क्या है, एडिशन ऑफ k टाइम्स द एलिमेंट ऑफ ए रो टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो, है ना, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए एक्चुअल में क्या है, अगर आपको किसी, जनरली इसको यूज कब करते हैं, सबसे ज्यादा इसका यूज कब होता है, अगर आपको किसी पोजीशन पे जीरो बनाना हो, तो जीरो बनाने के लिए इस रूल का यूज होता है सबसे ज्यादा। बात समझ, मान लिया आपको किसी प्लेस पे जीरो बनाना है, इंटरचेंज करके जीरो नहीं बन रहा है, तो कैसे बनाएंगे, फिर इस रूल का यूज करेंगे। याद रखना, जीरो बनाने के लिए जीरो से मल्टीप्लाई मत कर देना। जीरो बनाने के दो तरीके हैं, या तो इंटरचेंज होके जीरो आ जाए तब तो ठीक है, या फिर अगर इंटरचेंज होके जीरो नहीं आ रहा है तो फिर हम इस थर्ड रूल का यूज करेंगे जीरो बनाने के लिए। कैसे, अब मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे यहां पर जीरो बनाना है। क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो कैसे बनाएंगे जीरो, तो यहां पर हम जीरो बना सकते हैं इस 1 की हेल्प से। इस 1 की हेल्प से देखो कैसे, ध्यान से समझो जरा कैसे बना सकते हैं। देखो ये R1 रो है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो हम चेंज करेंगे ना वो किसी एक एलिमेंट में चेंज नहीं होता, पूरी रो में या पूरे कॉलम में चेंज होता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, R1 रो में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे R1 रो में, ये जो R1 रो है, इस R1 रो में से हम माइनस कर देंगे। ध्यान से समझना क्या माइनस करेंगे हम, देखो ये 3 है, हमें यहां जीरो बनाना है, तो अगर मैं इस 3 में -3 ऐड कर दूं तो जीरो बन जाएगा। लेकिन -3 आएगा कैसे, तो एक काम कर सकते हैं, R1 में चेंज, हम इस R1 में प्लस कर देते हैं -3 टाइम्स ऑफ R3 को। देखो मैंने पहले R3 को -3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये -3 बन जाएगा, और -3 को इस 3 में ऐड करूंगा तो यहां पर जीरो आ जाएगा। यानी कि R1 में चेंज, ध्यान रखना R1 में चेंज R1 प्लस -3 टाइम्स ऑफ R1। अब आप इस ऑपरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, जैसे आपको ठीक लगे वैसे लिख सकते हैं। मुझे इस तरीके से ज्यादा ठीक लगता है तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना, R1 -3 टाइम्स ऑफ R3। अब आगे समझते हैं। देखो अब मैं ये ऑपरेशन आपको करके दिखाता हूं। तो देखिए जो आपके पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, उसको जरा ध्यान से देख लेते हैं। R1 में चेंज है, अच्छा R1 देखिए, ये जब चेंजेस आप करें तो एक काम करें, इसके लिए रफ पेज का यूज करें कि जिससे कैलकुलेशन गलत ना हो। तो देखो हमें क्या करना है, R1 में, R1 क्या है हमारे पास 3 1 4, साइड में लिख लो जल्दी से। उसके बाद इसमें हमें क्या करना, ऐड करना है, क्या, -3 R1। तो एक काम करो, R3 को -3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो जब आप R3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 आएगा, -3 से -1 में करेंगे तो +3 आएगा, और यहां पर अगर -3 से करेंगे तो ये भी -3 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, देखो ऐड करोगे तो 3 -3 0, यहां पर 4 आ जाएगा और यहां पर 1 आ जाएगा। यानी कि आपके पास नई जो रो आएगी R1 वो होगी 0 4 1। इस तरीके से आपके गलती होने का कोई चांस नहीं रहेगा। बाकी अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो R1 में हमने चेंज कर दिया, बाकी तो R2 में कोई चेंज था नहीं, तो 2 -3 और 4, और यहां पर 1 -1 और ये +1। तो ये हमारे पास आ गई इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अब इसी सेम ऑपरेशन को हम यहां पर भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मान लेते हैं कि मुझे यहां पर जीरो बनाना है, या इस 4 को जीरो बनाना है, इस 4 को क्या करना है, जीरो बनाना है, और इस 1 की हेल्प से बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो C3, देखिए ये क्या है, कॉलम C3, तो आप C3 कॉलम में चेंज करो, और क्या चेंज करो, C3 में से C3 में ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, देखो ये अगर हम 4 में -4 ऐड करें तो जीरो बन जाएगा, और -4 कैसे आ सकता है, इस 1 को -4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी कि C2 को -4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पर देखिए जरा, आपके पास जो नई मैट्रिक्स आएगी जो A के ही इक्विवेलेंट होगी, किसके इक्विवेलेंट होगी, A के इक्विवेलेंट होगी। तो C3 में केवल चेंज है, तो C1 और C2 में तो कोई चेंज नहीं, इसलिए मैं पहले इनको लिख देता हूं, 1 -3 और -1। अब इसमें चेंज है तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए कैसे, अब जरा यहां पर ध्यान से देखेंगे, C3 के एलिमेंट क्या है, C3 के एलिमेंट है 4 4 1, और इसमें हमें क्या ऐड करना है, -4 टाइम्स ऑफ C2। C2 को -4 से मल्टीप्लाई करके लिखो, -4
-4 से -3 करेंगे तो प्लस का 12 आएगा, -4 से -1 करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, दोनों को ऐड कर दो, ये तो 0 बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा। इसका मतलब थर्ड कॉलम के एलिमेंट क्या हो गए, 0, 16 और 5। तो ये हमारा फाइनल इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ गई इस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद। तो ये होते हैं हमारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के 3 रूल। अगर आप इन रूल को रो में लगाते हैं तो कहलाते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, और इन्हीं तीनों रूल को अगर आप कॉलम में अप्लाई करते हैं तो इनको हम कहते हैं एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। और ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका यूज बहुत ज्यादा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कैसे करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इनवर्स को कैलकुलेट करने से पहले यहां पर एक क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए इसमें क्या कहा गया। ट्रांसफॉर्म, ये जो मैट्रिक्स आपके पास लिखी है इस मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करना है यूनिट मैट्रिक्स में। किसमें करना है, यूनिट मैट्रिक्स में, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आपको इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आप किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए सीख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये मैट्रिक्स देखो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x3 का है। सीधी सी बात है, आपको मालूम है कि यूनिट मैट्रिक्स केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बन सकती है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स कैसी होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, यहां पर हमें क्या करना है इस टॉपिक में, एक्चुअल में इनवर्स कैलकुलेट करना है मैट्रिक्स का। और मैं आपको बता देता हूं इनवर्स केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्लियर है। तो यहां पर जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना होगा, वहां पर सभी मैट्रिक्स स्क्वायर होंगी, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्यों है ये भी बता देता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनवर्स उसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो, और डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, इसलिए इनवर्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। तो यहां पर ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दी है इसको हमें यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो फाइनल आंसर तो हमें पता है क्या आएगा, देखिए फाइनल आंसर जो हमारा आएगा उसमें एक यूनिट मैट्रिक्स आएगी जिसका ऑर्डर होगा 3x3 का। तो यानी कि फाइनल आंसर होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। हमें कैसे इस गिवन मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, इसका प्रोसीजर समझ लीजिए, बहुत आसान है। जैसे बता रहा हूं वैसे ही करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कैसे करना है जरा ध्यान से समझिए एक बार। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो यहां पर अगर आप देखें यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं, है ना। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस प्लेस पर यानी कि A11 के प्लेस पर जो भी नंबर लिखा हो उसको सबसे पहले आपको 1 बनाना है। 1 कैसे बनाना है, इसके लिए मैंने आपको 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के रूल बताए हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर आपको क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे, यानी कि यहां पर जो भी नंबर लिखा होगा उसको 1 बनाएंगे। लेकिन यहां पर तो बाई चांस इस क्वेश्चन के अंदर पहले से ही 1 है, तो हमारा क्वेश्चन का एक स्टेप कम हो गया, हमें यहां 1 बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही क्या है, 1 है। अगर ये 1 नहीं होता तो पहले इसको 1 बनाते, क्लियर हो गया। अब चलिए 1 बना दिया हमने। 1 बनाने के बाद अब क्या करें, तो 1 बनाने के बाद देखिए क्या करना, ध्यान से समझना, ऐसे ही करना है आपको, इससे अलग नहीं करना है। 1 जब यहां पर बन जाए तो 1 के नीचे देखो 2 0 आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले 1 के नीचे 2 0 बनाने हैं। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान से समझिए, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज भी कर सकते हैं और कॉलम का भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पर रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं। कॉलम का भी मैं आपको बताऊंगा कॉलम से कैसे होगा, लेकिन ज्यादातर जगह पर रो ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज आपको करना है, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा आसान लगता है, क्लियर है। चलिए तो सबसे पहले यहां पर 1 बनाना है, उसके बाद 1 के नीचे दोनों 0 बनाने हैं, यानी कि मुझे इस 2 को और 3 को 0 बनाना है अपने रूल लगा करके। अभी मैं बना के दिखाऊंगा कैसे बनेगा। चलिए अब ये दोनों 0 बन गए दोनों 0, यहां पर दोनों 0 बन जाएंगे, क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको इस पोजीशन पर 1 बनाना है, यानी कि यहां पर आपको 1 बनाना है।
यहां जो भी नंबर होगा उसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। जब ये 1 बन जाएगा, 1 आराम से बनेगा, हमारे पास 3 रूल है 1 बनाने के लिए। जब ये 1 बन जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, इस 1 की हेल्प से इसके ऊपर और इसके नीचे, यानी कि जब ये 1 बन जाएगा तो इसी 1 की हेल्प से इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों नंबर को हम क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। क्लियर हो गया, तो 0 बन जाएंगे, यानी कि इतनी मैट्रिक्स हमारी आ गई। अब क्या करेंगे, अब उसके आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद सबसे पहले इस पोजीशन पर जो भी नंबर लिखा होगा उस नंबर को 1 बनाएंगे, यानी कि इस पोजीशन पे जो भी नंबर होगा उस नंबर को 1 बनाया जाएगा पहले। जब ये 1 बन जाएगा तो इसके 1 बनाने के बाद इसी 1 की हेल्प से इसके दोनों ऊपर 0 बनाए जाएंगे। यानी कि मैं अगर शॉर्ट में एक बार और आपको समझाऊं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहां 1 बनाना है, फिर इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना है, फिर यहां पर 1 बनाना है, फिर इस 1 की हेल्प से ऊपर नीचे दोनों 0 बनाने हैं, फिर यहां पर 1 बनाना है और फिर इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना है। ये आपको करना है। अब ये जो मैंने आपको बताया ये मैं पूरा आपको क्वेश्चन में करके दिखाता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है, तो ये होता है हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए यहां पर अप्लाई करके दिखाता हूं आपको कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहां पर जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है उसको मैं लिख लेता हूं। मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ध्यान से समझेंगे। मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 3 4 8 3 10 एंड 4। आप चाहें तो इस मैट्रिक्स का नाम भी रख सकते हैं, ए मान सकते हैं, इसको नहीं मानना चाहते कोई बात नहीं। देखिए इधर ध्यान दीजिए। अब आपको करना क्या है, जरा यहां ध्यान से समझे। अब हमें यहां पर देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है, 1 तो मेरा है यहां पर। अब मुझे क्या करना है, इस 2 को और इस 3 को 0 बनाना है। कैसे बनेगा 0, जरा ध्यान से समझे। 0 कैसे बनेगा, तो आपको क्या करना चाहिए, यहां पर 0 बनाना इस 1 की हेल्प से। कैसे बनेगा, आप R2 में चेंज करो। R2 में क्या चेंज करना है, जरा ध्यान से देखो। R2 में चेंज R2 माइनस, देखो अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दें तो 1 आएगा, लेकिन अगर आप इस 2 में -2 को ऐड कर दें तो 0 आ जाएगा। तो एक काम करिए, R2 में चेंज R2 प्लस -2 टाइम्स ऑफ R1। आप एक काम करो, इस 1 को -2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो तो 0 बन जाएगा। तो अब जरा ध्यान से समझो इस ऑपरेशन को। R2 में चेंज R2 प्लस -2 टाइम्स ऑफ R1, तो ये 0 बन जाएगा। ठीक, अब उसके बाद इसको भी 0 बनाना है, तो इसके लिए भी मैं ऑपरेशन लिख लेता हूं। R3 में चेंज कर लेते हैं, है ना, R3 में चेंज कर लेते हैं। तो R3 में क्या करना है, R3 में चेंज R3 प्लस -3 टाइम्स ऑफ R1। अगर आप इस R1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें ऐड कर दें तो ये भी 0 बन जाएगा। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर एक साथ 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं क्या, डेफिनेटली लगा सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको इस 2 और 3 को 0 बनाना है तो आप दोनों को एक साथ अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप एक एक अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं यहां पर जो नई मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो इसी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट होगी। तो यहां पर हम R2 और R3 में चेंज कर रहे हैं। किसमें चेंज कर रहे हैं, R2 और R3। तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास R1 जो रो है वो एज इट इज आएगी। तो 1 3 3, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब मैं यहां पर R2 में चेंज करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिए। R2 रो क्या है, R2 में हमारे पास है 2 4 और 10, और इसमें मुझे ऐड क्या करना है, -2 टाइम्स ऑफ R1। R1 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा -2 -6 -6, और दोनों को कर दो ऐड तो ये तो 0 आएगा, ये -2 आएगा और ये कितना आएगा ऐड करके 4 आ जाएगा प्लस का। इसका मतलब सेकंड रो आ गई मेरे पास 0 -2 और 4। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं और R3 देखो, R3 रो क्या है हमारे पास 3 8 और 4। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं जिससे गलती ना हो। और अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 8 4। अब इसमें मुझे क्या करना है, R1 को -3 से मल्टीप्लाई करना पहले, तो -3 -9 एंड -9। अब इन दोनों को ऐड कर देना है। देखो कितना आएगा 0 -1 एंड -5। तो यहां पर लिख देंगे 0 -1 एंड -5। अब आप देख सकते हैं मैंने यहां पर कौन सा वाला रूल लगाया, थर्ड रूल लगाया, क्योंकि मुझे यहां पर 0 बनाना था। अब देखो यहां पर 0 कहीं भी इंटरचेंज करके तो बन नहीं रहा,
मल्टीप्लाई करके जीरो बना नहीं सकते, तो अब हमारे पास थर्ड रूल बचा, इससे हम जीरो बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए जरा, अब क्या करना है, ध्यान से देखें। चलिए अब यहां पर मुझे क्या करना है, इसके आगे देखो 1 के नीचे दोनों जीरो बन चुके हैं, 1 के नीचे दोनों जीरो बन चुके हैं। मैंने आपको क्या बताया था, ये 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो आप देख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला कॉलम हमारे पास आ चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, नेक्स्ट काम यहां पर इस पोजीशन पर 1 बनाना है, और इस पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, लेकिन मुझे बनाना है 1। कैसे बनेगा, अब देखो कैसे बनेगा, जरा ध्यान देना। एक तरीका तो ये है कि मैं -1 और -2 को, यानी कि R2 और R3 को इंटरचेंज कर दूं, तो यहां पर -1 आ जाएगा। फिर मैं -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो +1 बन जाएगा। लेकिन यहां पर हमें जाना पड़ेगा 2 स्टेप पर। एक स्टेप में भी काम हो सकता है, कैसे देखो जरा, एक स्टेप में काम ऐसे हो सकता है, अगर मैं इस R2 रो को -2 से डिवाइड कर दूं तो आसानी से हमारा एक ही स्टेप में काम हो जाएगा। अब यहां पर मुझे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है। क्या बतानी है, ध्यान से सुनिए। मैं इसको क्या कर रहा हूं, -1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। पहले तो देखो इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर मान लीजिए यहां पर 3 होता या यहां पर 5 होता, मतलब यहां पर कोई ऐसा नंबर होता जो 2 से डिवाइड नहीं होता पूरा, तो मैं इस ऑपरेशन का यूज नहीं करता। फिर मैं क्या करता, इन दोनों को पहले इंटरचेंज करता और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करता। मतलब मैं 2 स्टेप पे चलना, मैं 2 स्टेप यहां पर करता। लेकिन अभी मैंने यहां पर -1/2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, क्योंकि -1/2 से मल्टीप्लाई करने पे यहां पर फ्रैक्शन नहीं बन रहा है। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको फ्रैक्शन से बचना है। कब तक बचना है, जब तक आप बच सकते हैं। क्लियर है ना। हाँ, अगर कोई ऐसा स्टेप आ जाए जहां पर फ्रैक्शन के बिना काम नहीं चल रहा है, तभी आप फ्रैक्शन बनाएं, नहीं तो आपको फ्रैक्शन से जब तक आप बच सकते हैं तब तक आपको फ्रैक्शन से बचना है, क्योंकि फ्रैक्शन अगर आ जाता है तो कैलकुलेशन टफ हो जाती है। तो मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि फ्रैक्शन आएगा ही नहीं, आएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन जब तक बच सकते हैं तब तक हमें फ्रैक्शन से बचना है। चलिए, तो अब हमारे पास नई मैट्रिक्स देखिए क्या आ जाएगी। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है ये इसी के इक्विवेलेंट है, तो यहां पर इक्विवेलेंट का साइन आप बनाते चले। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स देखिए क्या आ रही है, जरा ध्यान से समझेंगे ना। अब हमारे पास आ जाएगा ये R2 में चेंज करना हमें, R1 और R3 में कोई चेंज नहीं करना। पहले मैं R1 R3 को लिख लेता हूं, 1 3 और 3। उसके बाद R3 में भी कोई चेंज नहीं करना, तो 0 -1 और -5 आ। R2 में चेंज करना है, R2 में मैं लिख देता हूं, देखिए R2 में चेंज करना है, -2 से इसको डिवाइड करना है, 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, ये +1 हो जाएगा क्योंकि -1/2 से मल्टीप्लाई किया, और ये -2 आ जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि जैसे मैंने यहां पर ये 2 0 बना दिए, आपको कभी भी ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं लगाना है कि यहां से ये दोनों 0 हट जाए। जो 0 आपके बन चुके हैं, ये दोनों 0 अगर आपके बन चुके हैं तो ये दोनों 0 यहां से हटने नहीं चाहिए। आपको ऐसा ऑपरेशन लगाना है कि ये 0 यहीं पर रहे। अगर बाई चांस आपने कोई ऐसा ऑपरेशन लगा दिया जिससे यहां से ये 0 हट जाते हैं, तो मान के चलिए कि वो ऑपरेशन आपका गलत है, ठीक है ना, वहां पर आपको उसको करेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, इसको तो 1 बना दिया मैंने, देखो 1 बन गया। अब इसकी हेल्प से इसको भी 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है, तो इन दोनों को आप 0 बना सकते हैं एक ही बार में। कैसे, सबसे पहले आप R1 में चेंज करेंगे, R1 में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। R1 में देखिए इसके हेल्प से 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, R1 प्लस इसको आप -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, तो -3 टाइम्स ऑफ R2 करना पड़ेगा। सिमिलरली आपको R3 में यहां पर 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, R3 में चेंज करेंगे और R3 में R2 को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो अपने आप ही 0 बन जाएगा। R3 में चेंज R3 प्लस R2। एक चीज याद रखना, जो लेफ्ट में हम लिखते हैं चेंज उसी में होता है, जो राइट में लिखते हैं उसमें चेंज नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह भी है कि आप जिस रो में चेंज करते हैं, जैसे मैं यहां पर R1 में चेंज कर रहा हूं, तो कभी भी आप R1 में किसी चीज से मल्टीप्लाई मत करिएगा।
R1 के अंदर जो आप ऐड कर रहे हैं जिस रो को, उसी में मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, याद रखना। पता लग रहा है आपने यहां पर कर दिया, गलत हो जाएगा। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं कि इसको पहले 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा, यानी कि यहाँ 1/3 R1 कर देंगे और फिर यहाँ पर इसको -R2 कर देंगे तो 0 बन जाएगा, लेकिन वो ऑपरेशन गलत है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस ऑपरेशन को लगा देते हैं तो नेक्स्ट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमें क्या मिलेगी, जरा ध्यान से देखेंगे। हाँ, R1 में चेंज है, तो R1 में चेंज है तो देखो यहां पर, यहां तो 1 ही आएगा। क्यों आएगा 1? इसलिए 1 आएगा क्योंकि R1 1 है, और जब आप R2 में तो 0 है, यहां पर अगर आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, यानी कि ये तो 1 ही रहेगा। सीधी सी बात है, ये 1 0 0 अगर बन चुका है तो इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको 0 बना देंगे, ये 0 बन जाएगा। R1 में चेंज तो ये 0 बन गया, ये क्या बन गया 0। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो आप ये 3, देखो क्या थे नंबर आपके 1 3 3, ये आपके पास R1 है। R1 में चेंज करना है आपको, क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर ये तो 0 रहेगा, यहां पर ये -3 आ जाएगा, और इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 6 आ जाएगा। ऐड कर दो 1 0 9, यानी कि आपकी फर्स्ट रो बनेगी 109। फर्स्ट रो क्या बन गई 109। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या बनेगा, जरा ध्यान से समझे। R3 में चेंज करना है, R3 + R2 करना है, तो R3 + R2 जब आप करेंगे, दोनों को यहां तो डायरेक्ट कर देते हैं, 0 + 0 0, सॉरी R2 में कोई चेंज नहीं, पहले तो R2 को कॉपी कर देता हूं, 0 1 और -2। R3 में चेंज करना है तो R3 + R2 करना है, 0 + 0 0 होगा, -1 + 1 0 होगा, और यहां पर ये -7 होगा। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद आपको इस जगह पर 1 बनाना है, तो यहां पर 1 कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखना। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहां पर किसी भी मैट्रिक्स को, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं यहां पर बना रहा हूं, तो मैं यहां पर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं, तो अगर आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही करिए। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर देखो मैं क्या करूंगा, इसको 1 बनाऊंगा। कैसे 1 बनाऊंगा? हाँ, एक काम कर सकते हैं आप, R3 में चेंज आप एक काम करिए, R3 को -1/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप ऐसा कह सकते हैं कि R3 को -7 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहां पर मैंने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि यहां पर डिवाइड करने से कोई फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई आप इनको मल्टीप्लाई करोगे -1/7 से तो 0 ही रहने वाले हैं, और ये 1 बन जाएगा। तो यहां से हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं, और देखिए कितना आएगा। देखिए, तो नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगी, मैं वो आपको बता देता हूं। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए, तो नेक्स्ट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमारे पास आएगी। देखिए, R3 में चेंज है तो R1 R2 तो एज इट इज रहेगा, 1 0 9 109। आगे देखो, सेकेंड रो भी एज इट इज रहेगी, 0 1 -2 0 0 1। अब क्या करना है, देखो फर्स्ट कॉलम आ चुका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, सेकंड भी आ चुका। अब मुझे क्या करना है, केवल इन दोनों को 0 बनाना है। और इन दोनों को 0 कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखो, यहां पर मैं चेंज करूंगा R1 में। R1 में 0 कैसे बनेगा, R1 में ऐड कर दीजिए, क्या ऐड करना है, -9 टाइम्स ऑफ R3, क्योंकि ये 0 आपको इसकी हेल्प से बनाना, याद रखना आपको हमेशा 0 1 की हेल्प से ही बनाना है। उसके बाद R2 में चेंज कर दीजिए, R2 में क्या करेंगे, R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3। भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, आराम से बन जाएगा। तो यहां पर हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए फाइनल आंसर क्या आएगा, ध्यान दीजिए। देखिए, हाँ, R1 में चेंज, R1 + 9 टाइम्स ऑफ R3, तो यहां तो 1 ही आएगा, क्योंकि इसका 9 टाइम्स करोगे 0 ही रहेगा। ये 0 ही आएगा, क्योंकि आप 0 का 9 टाइम्स करेंगे 0 ही आएगा, और ये आ जाएगा 0। उसके बाद यहां आ जाओ, R2 में ये 0 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, और ये 0 बन जाएगा। और यहां पर ये 0 0 और 1,
क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है? डेफिनेटली हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, मैंने सारी चीजें बता दी हैं किस तरीके से एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना है ना, कैसे अप्लाई करना है। देखो मैंने एक बात शॉर्ट में बता देता हूं क्या क्या किया। सबसे पहले यहां पर 1 बनाया, सबसे पहले ये 1 बनाया, फिर उसके बाद इन दोनों को 0 बनाया इस 1 की हेल्प से, फिर मैंने इसको 1 बनाया, फिर इसकी हेल्प से इसको और इसको 0 बनाया, उसके बाद मैंने इसको 1 बनाया और इसके हेल्प से ऊपर के दोनों 0 बनाए। ये किया मैंने, ये हमने किया पूरा का पूरा किससे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। अगर आपको इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से बनाना होता तो कैसे बनाते, ये भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। देखो उसके लिए आपको क्या करना होता, सेम चीज है। सबसे पहले आप इसको 1 बनाते, ठीक, इसको क्या बनाते, 1 बनाते। इसको 1 बनाने के बाद इस 1 की हेल्प से पहले आप इन दोनों को 0 बनाते। देखो जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं तो आप कॉलम में 0 बनाते हैं, और जब आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो रो में 0 बनाते हैं, है ना। तो जब आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप अप्लाई करते तो पहले इसको 1 बनाते, फिर इन दोनों को 0 बनाते, उसके बाद इसको 1 बनाते और इस 1 की हेल्प से इसको और इसको 0 बनाते, फिर यहां पर 1 बनाते और इस 1 की हेल्प से इसको और इसको 0 बनाते। तो ये हो जाता हमारा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है और कैसे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द इनवर्स एम्प्लॉइंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हमें क्या करना है, इनवर्स कैलकुलेट करना है मैट्रिक्स ए का। अब कैसे होगा इनवर्स कैलकुलेट, इसको मैं आपको बता देता हूं कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है। देखो यहां पर हम इनवर्स कैलकुलेट करने का, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से, जो कि ऑलरेडी आप क्लास 12 में कैलकुलेट कर भी चुके हैं, तरीका क्या होता है जरा ध्यान से समझिए। देखिए अगर कोई भी मैट्रिक्स, मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं ए इक्वल टू आई ए। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो जैसे मैंने यहां पर ए में आई को मल्टीप्लाई किया, तो ए में अगर आप आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ए ही मिलेगा। इसका मतलब ए और आई ए दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि आई वैसा ही है जैसे नंबर में 1 होता है। आप 1 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वही नंबर मिलेगा। सिमिलरली आप आई को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो, आपको वापस वही मैट्रिक्स मिलेगी। हाँ इतना जरूर है कि यहां पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए, ये तो कंडीशन है। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। तो हमें क्या करना है, यहां पर जब भी आपको इनवर्स निकालना हो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, तो आपका जो पहला स्टेप है वो यही होगा। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू आई ए। तो यहां पर ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है और यहां पर आप लिख देंगे ए इज इक्वल टू आई ए, ए इज इक्वल टू आई ए। अब मैं बताता हूं आपको इसके आगे क्या करना है। इसके आगे आपको करना यह है कि लेफ्ट साइड में जो ए लिखा है, इस ए की जगह जो गिवन मैट्रिक्स है आपको उस गिवन मैट्रिक्स को लिख दीजिए। हमें जो गिवन मैट्रिक्स है वो ए दे रखी है, क्या दे रखी है, ए। तो जो भी गिवन मैट्रिक्स होगी उसको अगर ए दे रखी है ठीक है, नहीं तो उसको आप ए मान लो। क्लियर है, और अगर मान लो गिवन मैट्रिक्स यहां पर बी लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहां पर बी इक्वल टू आई इंटू बी लिख देते, नाम चेंज हो रहा है उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में जो ए दिया, ए की जगह ए मैट्रिक्स लिखेंगे आप। तो मैं यहां पर ए के प्लेस पर ए मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। तो ए के प्लेस पर मैं लिखूंगा यहां पर 3 -3, 3 -3 और 4। सेकेंड रो है यहां पर 2 -3 और 4, 0 -1 एंड +1, ये मेरे पास है ए। अब ये तो लेफ्ट में लिख दिया, राइट साइड में आई और ए दो चीजें हैं, तो याद रखना ए को दोबारा पुट नहीं करना है, आई को पुट करना है। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहां पर एक 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख दो, 1 0 0 0 1 0 1 0 एंड 0 0 1।
एक चीज याद रखना, हमेशा आपसे इनवर्स पूछा जा रहा है तो जो गिवन मैट्रिक्स होगी वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, और अगर ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, और आई तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है हमेशा। तो अगर ए का ऑर्डर 3/3 है तो आई का ऑर्डर भी 3/3 ही होगा, और यहां पर ए को ऐसे ही लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, जरा ध्यान से समझिए। अब आपको करना ये है कि जो लेफ्ट साइड में ए लिखा हुआ है, ये जो लेफ्ट साइड में ए मैट्रिक्स लिखी है, आपको इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने यहां पर किया। आपको क्या करना है, इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल सिमिलर तरीके से, कोई भी चेंज नहीं है, एज इट इज इसी तरीके से आपको कन्वर्ट करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। अब यहां पर आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर देखो यहां पर लिखा है एम्प्लॉइंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आपके पास चॉइस है, आप रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज भी कर सकते हैं और कॉलम का भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोला ना जाए तब तक आप कॉलम से मत करना, रो से ही करना, क्योंकि रो से क्या होता है, रो से थोड़ा सा क्वेश्चन हमेशा आसान पड़ता है, कॉलम से कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट सा भी हो जाता है, और कई बार कैलकुलेशन करने में दिक्कत भी होती है कॉलम में, रो में दिक्कत नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करिए, तब आपको कॉलम से ही करना है, नहीं बोला गया तो आप रो अप्लाई करिए। और एक चीज और, इनवर्स कैलकुलेट करते समय आप या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे या कॉलम का करेंगे, दोनों को मिक्स मत कर देना। ऐसा ना हो कि आप एक ही क्वेश्चन में रो ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा दें, कॉलम भी लगा दें, क्वेश्चन 100% आपका गलत हो जाएगा। आपको या तो रो का यूज करना है या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके एक बार इसको अपने आप ट्राई करिए। अगर आपको लास्ट क्वेश्चन समझ में आया है तो 100% आपका इस क्वेश्चन का आंसर भी करेक्ट आएगा। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसका इनवर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। चलिए, तो आप लोगों ने मेरे ख्याल से सॉल्व कर लिया होगा। अब देखिए आगे, अब मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूं जिनका नहीं हुआ। देखो, तो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। देखिए, आप जो ऑपरेशन इसमें लगाएंगे वही ऑपरेशन यहां पर भी लगाएंगे। तो जब आप ये लेफ्ट वाली जो मैट्रिक्स है, जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी तो ये जो राइट साइड में मैट्रिक्स लिखी हुई है ये ए का इनवर्स होगा। देखो, ए का इनवर्स क्यों होगा, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वो है ए इक्वल टू आई ए, और जब इसको आप आई बनाएंगे तो सीधी सी बात है, इसको अगर आपने आई बनाया है तो आई की जगह पर ए इनवर्स बन गया होगा, क्योंकि ए तो एज इट इज है। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि आप लोग क्लास 12 में मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं और आपने बहुत जगह पर देखा होगा कि ए इनवर्स और ए का जो मल्टीप्लाई होता है वो आई के इक्वल होता है। क्लियर है? तो जैसे ही आप इसको आई बनाएंगे ये अपने आप ए इनवर्स बन जाएगा, और ये जो ए इनवर्स बनेगा यानी कि यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं जल्दी से। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, बस मुझे अब क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। देखिए, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहां पर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो इस प्लेस पे सबसे पहले 1 बनाना पड़ेगा। अब ये 1 कैसे बनेगा, देखिए एक काम करते हैं, R1 में से 3 में से 2 को माइनस कर देते हैं, मतलब R1 में से R2 को क्या कर देते हैं, माइनस। तो यहां पर क्या ऑपरेशन लगेगा, R1 में चेंज, देखिए जरा ध्यान से, R1 में चेंज R1 माइनस R2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1 प्लस माइनस ऑफ R2। क्लियर है? चलिए अब देखिए कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखें। तो आपको R1 में से R2 को माइनस करना है, तो देखो कितना आएगा। अब यहां पर इक्विवेलेंट साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है, तो आप ये दोनों इक्वल चलते रहेंगे। देखो कितना आएगा, जरा ध्यान देना। इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, डायरेक्ट कर देता हूं, 3 - 2 1। -3 में से अगर आप माइनस करेंगे -3 को तो 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है? उसके बाद 4 में से 4 को माइनस कर दो, ये भी 0 आएगा। आगे चलो, अब जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट में लगाया है वही ऑपरेशन आपको राइट में भी लगाना है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। देखो अब इधर आ जाओ, R1 में से R2 को माइनस करो, 1 में से 0 को माइनस करो तो 1 ही आएगा, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होगा। 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, और 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, और बाकी R2 R3 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज कॉपी कर दो। 2 - 3 और 4, 0 1 एंड 0,
और उसके बाद 0 -1 एंड +1 0 0 1। अब आगे चलते हैं, देखिए तो यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखें आगे क्या करना है। अब हमने यहां पर तो 1 बना लिया, अब 1 के नीचे दोनों 0 बनाने, तो एक तो पहले से 0 है तो एक काम आसान हो गया, केवल 2 को 0 बनाना है। तो यहां पर क्या ऑपरेशन लगाऊं कि 2 0 बन जाएगा। तो यहां पर R2 में चेंज करना पड़ेगा। R2 में क्या चेंज करेंगे, R2 में आप ऐड कर दीजिए -2 टाइम्स ऑफ R1। भाई इस 1 के हेल्प से 0 बनाना है यहां पर, तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो ये -2 बन जाएगा, इसमें ऐड कर दो 0 हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर हमारा R2 में चेंज आएगा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, तो हमारे पास देखिए R1 रो में तो कोई चेंज है नहीं, तो पहले तो मैं R1 को एज इट इज लिख लेता हूं। R1 1 2 0 1 2 और 0, सॉरी R1 लिखना था, हाँ तो R1 कितना है 1 0 0 इक्वल टू, अब यहां पर देखो जरा R1 1 -1 1 -1 और 0, ये आ गया। सेकेंड रो में चेंज करना है, जरा ध्यान से समझेंगे। सेकेंड रो में क्या आएगा, देखो R2 में हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है, तो यहां पर ये तो 0 बन ही जाएगा। देखो R2 में चेंज करना है, R2 क्या है हमारे पास 2 -3 और 4 है, ये R2 है 2 -3 और 4। इसमें क्या ऐड करना है -2 टाइम्स ऑफ R1, इसको -2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0, ये आ जाएगा। तो यहां पर 0 -3 और 4, यानी कि हमारे पास जो R2 रो आएगी ये कितना आ जाएगी 0 और -3 और 4, एज इट इज रहेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम चीज आपको राइट साइड में भी करनी है। देखिए R2 में चेंज करना है, R2 है कितना 0 1 0, इसमें क्या ऐड करना -2 टाइम्स ऑफ R1, -2 टाइम R1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -2 +2 और 0 ऐड करो -2 3 और 0, इसका मतलब यहां पर आपको क्या मिलेगा -2 3 और 0, -2 3 और 0। कैलकुलेशन ही बस आपको ध्यान से करनी है, बाकी कुछ नहीं है। R3 में कोई चेंज नहीं है, तो 0 -1 +1 0 0 और 1, आगे बढ़ते हैं। और यहां पर A है, A को लिखते चलना है साथ में, यहां पर भी A है। क्लियर है, आगे देखो नेक्स्ट क्या करना है, आप जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए पहला कॉलम तो आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, अब मुझे यहां पर 1 बनाना है, इस प्लेस पर क्या करना है 1 बनाना है। तो देखो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको -3 से डिवाइड कर दूं, लेकिन अगर मैं -3 से डिवाइड करूंगा तो माइनस का 4/3 आ जाएगा, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। मतलब फ्रैक्शन जब तक हम बच सकते हैं तब तक हमें फ्रैक्शन से क्या करना है बचना है। तो क्या बचने का कोई तरीका है, हाँ है। आप एक काम करिए, इस -1 को और -3 को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, यानी कि R2 R3 रो को आपस में चेंज कर देंगे, तो यहां -1 बनेगा और यहां -3, और फिर -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ऑप्शन हमारे पास है, तो चलिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो क्या करना है R2 और R3 को आपस में क्या करना है इंटरचेंज करना है। तो यहां पर R2 से R3 को इंटरचेंज कर दीजिए, R2 को R3 से इंटरचेंज। देखो तो R1 और R1 में तो कोई चेंज नहीं, पहले मैं R1 को लिख लेता हूं, R1 1 0 0 1 0 0 0 इज इक्वल, इधर भी लिख लेते हैं R1 1 -1 और 0। क्लियर है, चलिए R2 में R3 आ जाएगा, तो 0 -1 +1 0 0 1, और यहां पर R3 आ जाएगा, R2 आ जाएगा 0 -3 और 4 -2 एंड 3, और ये आ गया 0। क्लियर है, और यहां पर लिख देंगे A। अब आगे देखिए, यहां पर 1 आ चुका है, अब हमें क्या करना है R2 में चेंज करना है, R2 में चेंज, और R2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 से। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 से, तो आपके पास आ जाएगा, जरा यहां पर ध्यान से देखिए कितना आएगा। R1 में कोई चेंज नहीं है 1 0 0, इधर 1 -1 और 0 1 -1 और 0।
R2 में मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो 0 1 -1 0 0 -1, R3 एज इट इज 0 -3 और 4, -2 3 एंड 0। अब आगे देखिए, अब यहां पर हमारे पास अब लास्ट में देखिए कितना आएगा। देखो अब क्या करना है, ये 1 बन चुका है, इसके ऊपर ऑलरेडी 0 है, इसके नीचे वाले को 0 बनाना है, इस 3 को 0 बनाना है इस 1 के ऐप से, तो ये तो बहुत आसानी से बन जाएगा। कैसे? R3 में चेंज, R3 में चेंज क्या करना है, R3 में ऐड करना है +3 टाइम्स ऑफ R2, ये हमें करना है। तो चलिए यहां पर करते हैं, देखिए कितना आएगा। तो मैं यहां पर थोड़ा सा छोटा लिखूंगा, देखिए लेफ्ट साइड में R1 में और R2 में तो कोई चेंज नहीं है, तो 1 0 0, ठीक, इक्वल टू 1 -1 और 0, ठीक है ना, और यहां पर आएगा A। अब जरा ध्यान से देखो, R2 में भी कोई चेंज नहीं है, तो 0 -1, सॉरी -1 नहीं है, +1 है, 1 -1 0 0 और -1। आगे चलते हैं, देखो R3 में चेंज करना है, R3 में क्या चेंज करना है, R3 में ऐड करना है 3 टाइम्स ऑफ R2, तो देखो यहां पर कितना आएगा, ये तो 0 आएगा, ये 0 बन जाएगा। अब यहां पर देखो R3 4 है, इसमें 3 टाइम्स, तो यानी कि यहाँ 1 बनेगा, क्या बनेगा, 1 आ जाएगा। अब उधर चलो, देखिए आपको क्या करना है, R3 में ऐड करना, R3 है कितना, -2 3 और 0, ये रहा R3 -2 3 0, इसमें ऐड करना 3 टाइम्स ऑफ R2, इसका मतलब यहाँ 0 यहाँ 0, 3 टाइम्स ऑफ R2 यानी कि ये -3, दोनों को ऐड कर दीजिए, -2 3 और -3, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा -2 3 और ये आएगा -3। और आगे बढ़ते हैं, और मेरे ख्याल से अब एक स्टेप और बचा है और हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। देखो ये 1 पहले ही बन चुका हमारा, अब केवल इसको 0 बनाना बचा है हमारे पास, इसको 0 बनाना है, तो क्या करें, R2 में चेंज कर दें, R2 में चेंज करें, क्या करें, R2 में ऐड कर दीजिए R3 को, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। देखिए कितना आएगा, अब जरा ध्यान से देखें, यहां पर R1 में कोई चेंज नहीं है, तो 1 0 0 इज इक्वल टू 1 -1 और 0, यहां पर देखो 1 0 0 और यहां पर हमारे पास आएगा 1 -1 और 0, यहां A आएगा। चलिए R2 में चेंज करना है, तो R2 में क्या चेंज होगा, R2 + R3, तो ये तो 0 ही रहेगा, ये 1 रहेगा और ये 0 हो जाएगा। R2 R3 को ऐड करना है, तो यहाँ पर -2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर -4 आएगा। क्लियर हो गया? चलिए R3 को एज इट इज 0 0 1 -2 3 और -3। अब देखो ये A इनवर्स आ गया हमारे पास, तो यहां से अगर मैं फाइनल आंसर लिखूं तो मेरे पास A इनवर्स की वैल्यू आ जाती है, A इनवर्स 1 -1 और 0, 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 और -3। दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारा क्या है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, A इनवर्स की वैल्यू है। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहां पर A इनवर्स को कैलकुलेट किया गया है। तो ये हमारी A इनवर्स की क्या है फाइनल वैल्यू है, 1 -1 0 -2 3 -4 और -2 3 -3। दिस इज द फाइनल आंसर। तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को इनवर्स कैलकुलेट करना समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर आप इसमें भी एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हो। बस कॉलम में थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी टफ पड़ती है। थोड़ी सी टफ मतलब
एक्चुअल में जब आप कॉलम में कैलकुलेशन करते हैं तो कॉलम वर्टिकल होता है और आप कैलकुलेशन हॉरिजॉन्टल करते जा रहे हैं, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो इसीलिए आपको जब तक कहा ना जाए कि कॉलम से करना है तो आप कॉलम से ना करें, रो से करें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन आपको इसका, अब यहां पर तो मेंशन है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए जनरली जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वहां पर या तो मेंशन होके कुछ भी मेंशन नहीं होता, केवल आपको कहा जाता है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालिए, और अगर मेंशन होता है तो रो मेंशन होता है। अभी तक कभी कॉलम मेंशन होके नहीं आया एग्जाम में क्वेश्चन। चलिए अब यहां पर देखिए, इसको हमें क्या करना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट वहीं से होगा। पहला स्टेप ए इक्वल टू आई ए, ए इक्वल टू आई ए, और यहां पर मैं ए और आई की वैल्यू पुट कर देता हूं। लेफ्ट साइड में ए रखेंगे, राइट साइड में आई रखेंगे। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे, लेफ्ट साइड में ए कितना है 0 1 2 0 1 2 0 1 और 2 1 2 3 1 2 और 3 3 1 1 3 1 1, ये आ गई मैट्रिक्स, इज इक्वल टू आई 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये मेरे पास आ गया ए। तो ये हमारा पहला स्टेप। अब देखो यहां से क्या करना, बहुत आसान है। सबसे पहले इस प्लेस पे 1 बनाना, लेकिन इस प्लेस पे तो 0 है, कोई बात नहीं, इसके नीचे ही 1 लिखा है तो सब इंटरचेंज करो। देखिए अगर इंटरचेंज करके कुछ बन जा रहा है, अगर इंटरचेंज करके कहीं पे 1 बन जा रहा है या 0 बन जा रहा है तो इंटरचेंज ही करना है, क्लियर है ना। तो इंटरचेंज करके बनाते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, हम R2 को इंटरचेंज कर देंगे R3 के साथ, सॉरी R2 को इंटरचेंज कर देंगे R1 के साथ। R1 और R2 को इंटरचेंज करेंगे, R1 को इंटरचेंज करेंगे R2 के साथ। देखिए कितना बनेगा, ध्यान से देखें जरा। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा, R1 में R2 को लिखेंगे तो 1 2 3 1 2 3, ये 1 2 3 आएगा इधर, इक्वल टू यहां पर भी R2 ऊपर जाएगा तो 0 1 0, ठीक। अब R2 में R1 को लिखेंगे तो 0 1 2 1 0 0, और R3 में कोई चेंज है नहीं तो 3 1 1 0 0 1, और यहां पर आ जाएगा A। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन लगाते हैं। यहां 1 बन चुका है, इसके दोनों नीचे 0 बनाने, तो एक तो पहले से 0 बना हुआ है, 3 को 0 बनाना है तो R3 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। R3 में चेंज R3 प्लस -3 टाइम्स ऑफ R1। आपको अगर ऐसे ठीक नहीं लगता तो आप R3 - 3 टाइम्स ऑफ R1 कर दीजिए, R3 - 3 R1। चलिए अब यहां पर देखिए जरा कितना आएगा, चलिए ना आगे स्टार्ट करते हैं और देखिए कितना आएगा। देखो तो R1 में और R2 में कोई चेंज नहीं है, पहले जिसमें चेंज ना हो उसको लिख लेते हैं। देखिए R1 में आएगा 1 2 3, राइट साइड में R1 में आएगा 0 1 0, R2 में 0 1 2 और 1 0 0। R3 में चेंज होगा, R3 में चेंज होगा। R3 को पहले मैं लिख लेता हूं 3 1 1, R3 में ऐड करना माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R1, यानी कि माइनस का 3 माइनस का 6 और माइनस का 9 ऐड कर दीजिए, 0 -5 -8, तो यहां पर आएगा 0 -5 -8। सिमिलरली यही ऑपरेशन हमें यहां भी लगाना है। तो R3 में क्या लिखा है 0 0 1 लिखा है, 3 टाइम्स ऑफ R1 तो 0 -3 और 0, तो ये कितना आ जाएगा 0 -3 और 1, 0 -3 और 1 आ जाएगा। क्लियर है, सॉरी 1 नहीं, हाँ यहां पर ठीक है 1 आएगा, 1 + 0 1। आगे चलिए, अब क्या करें, तो पहला कॉलम तो बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर 1 बनाना है डायगोनल पे, लेकिन ये तो 1 पहले से ही है, एक स्टेप और बच गया हमारा।
तो अब क्या करेंगे, इस 1 की हेल्प से इस 2 को और इस -5 को 0 बनाएंगे, तो दो ऑपरेशन एक साथ लगाएंगे। R1 में चेंज R1 प्लस -2 टाइम्स ऑफ R2, सिमिलरली R3 में चेंज R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2। बस ये दोनों ऑपरेशन यहां पर लगा देते हैं और हमारा जो है यहां पर दोनों 0 बन जाएंगे। तो अब देखिए जरा यहां पर ध्यान से, R1 में चेंज करना है, R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R, देखिए ये आ जाएगा 1, ये बन जाएगा 0, और देखिए मैं यहां पर लिख लेता हूं R1 कितना है 1 2 3, R1 में मुझे ऐड करना है माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R2, तो ये आएगा 0 -2 और माइनस का 4, ऐड कर दो दोनों को, तो ये ऐड करने पे कितना बनेगा 1, ये बनेगा 0, ये बनेगा -1, तो ये बना 1 0 और -1 इक्वल टू में देखिए जरा, सेम ऑपरेशन इक्वल टू में भी लगाना है, यानी कि R1 का मतलब है 0 1 0, इसमें ऐड करना है माइनस का 2 R2, तो -2 0 0, तो ये कितना बनेगा ऐड करके -2 1 और 0, -2 1 और 0, ठीक है ना। चलिए यहां पर आ गया A। अब आगे देखें, नेक्स्ट यहां पर R2 में कोई चेंज नहीं है, 0 1 और 2, 0 1 और 2, यहां पर आ जाएगा 1 0 और 0। R3 में देखो जरा, R3 में ऐड करना 5 टाइम्स ऑफ R2, तो ये तो 0 ही रहेगा, ये 0 बन जाएगा। अब इसमें अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, तो यहां बचेगा 2, कितना बचेगा -8 + 10 2। इधर आ जाओ, यहां पर भी हमें क्या करना है, R3 मतलब हमारा है 0 -3 और 1, इसमें ऐड करना है 5 टाइम्स ऑफ R2, यानी कि ये 5 बाकी तो 0 ही है, तो यानी कि 5 -3 और 1, ये आ जाएगा। अब देखो कहां तक पहुंचे हम, अब हमारे पास दो कॉलम तो आ चुके, अब मुझे सबसे पहले इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाना आसान है, 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि यहां पर R3 में चेंज, R3 में 2 से डिवाइड करना है, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए हमारे पास कितना आएगा नेक्स्ट स्टेप में, देखें जरा ध्यान से, देखो इस ऑपरेशन को लगाते हैं, तो किस में चेंज करना है R3 में, तो पहली दो रो में कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैं पहली दो रो को लिख लेता हूं, कितना है 1 0 और 1 0 और -1, 1 0 और -1 इक्वल टू में आएगा -2 1 और 0, और यहां पर आएगा A 0 1 2 1 0 0। R3 में चेंज 2 से डिवाइड करना है, तो ये 0 0 1 बनेगा, और यहां 2 से डिवाइड करोगे तो 5/2 माइनस का 3/2 और 1/2 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 1/2, ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करें, देखो ये 1 बन चुका, अब लास्ट काम रह गया हमें इसको और इसको 0 बनाना है, यानी कि दो ऑपरेशन एक साथ लगा देते हैं। क्या ऑपरेशन लगेंगे, R1 में चेंज करना है, R1 में चेंज, R1 कैसे 0 बनेगा, इस 1 की हेल्प से R1 + R3 कर देंगे। R2 में चेंज, R2 में यहां कैसे 0 बनेगा, R2 में ऐड करेंगे माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R3, याद रखें 1 की हेल्प से ही ऊपर के दोनों 0 बनाने हैं। तो चलिए दोनों को 0 बना लेते हैं, देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। R1 में चेंज करना है, तो R1 में पहले चेंज कर लेते हैं, तो R1 + R3 करना है, तो यहां पर ये 1 आएगा, ये 0 ही आएगा, यहां पर भी 0 आएगा। चलिए इतना तो आ गया, आगे देखो जरा, इधर देखना, इधर R1 और R3 को ऐड करना है, तो -2 और 5/2 कितना आएगा, देखो ये -2 है, ये 5/2 है, तो प्लस का 1/2 बचेगा, ऐड करके देख लीजिए आप, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं थोड़ा सा, 1/2, और आगे चलो, यहां पर R1 R3 को ऐड करना है, अगर 1 को -3/2 में ऐड करोगे तो माइनस का 1/2 बचेगा, 0 + 1/2 तो 1/2 ही आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं,
R2 में चेंज करना है, R2 में चेंज करना है, ध्यान से देखो जरा। R2 में जब चेंज करेंगे आप तो ये तो 0 बनेगा, ये 1 बनेगा और ये 0 बन जाएगा, ऐड कर लीजिए। अब यहां पर R2 में, अब R2 देखो क्या है, यहां पर R2 है 1 0 0, इसमें ऐड करना है माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R3। अब इस R3 में अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा माइनस का 5, और इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा प्लस का 3, और इसमें अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा -1। तो यहां से इन दोनों को ऐड करके माइनस का 4 3 और -1 आ रहा है, यानी कि यहां आएगा माइनस का 4 3 और -1, और R3 में कोई चेंज है नहीं तो ये 0 0 1 आ जाएगा, और यहां पर 5/2 माइनस का 3/2 और 1/2 आ जाएगा, और यहां पर आएगा A। और आप देख सकते हैं हमारा जो स्टेप्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, ये हमारा A इनवर्स आ चुका है। तो मैं यहां पर A इनवर्स को लिख देता हूं, जरा ध्यान से देखिए। A इनवर्स इज इक्वल टू कितना आया A इनवर्स, देखो 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 माइनस का 4 3 और माइनस का 1 5/2 माइनस का 3/2 और प्लस का 1/2। दिस इज द फाइनल आंसर, यानी कि A इनवर्स हमारे पास आ चुका है। ये हमारा क्या है, A इनवर्स है। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से इनवर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है ना। तो यहां से देख लीजिए हमारा इनवर्स आ चुका है, तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, और मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, एक और क्वेश्चन। अभी मैंने जो आपको 3 क्वेश्चन कराए, ये तीनों ही क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स आपको गिवन थी वो 3/3 की थी, और एग्जाम में जो इनवर्स पूछा जाता है, देखिए इनवर्स का क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो 7 मार्क्स में आता है, और जनरली 3/3 की मैट्रिक्स ही एग्जाम में आती है। लेकिन 4/4 का भी हम इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको एम्प्लॉइंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, तो यहां पर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है, और यहां पर जो ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 4/4 का। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको 4/4 मैट्रिक्स का भी आपको करा देता हूं कि कैसे 4/4 मैट्रिक्स का इनवर्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसको भी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये A के इक्वल है। किसके इक्वल है, A के इक्वल है। मैंने इसको ऐसा एज्यूम कर लिया। अब जरा यहां पर ध्यान देना, पहला स्टेप हमारा अगेन सेम रहेगा, A इक्वल टू IA, और यहां पर मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। लेफ्ट साइड में A की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए घबराना नहीं है, मैट्रिक्स चाहे किसी भी ऑर्डर की हो, इनवर्स आपको वैसे ही कैलकुलेट करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं होगा। देखिए लेफ्ट साइड में A को पुट करेंगे, बस कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा भी हो सकती है कभी कभी। 1 2 3 और 1 1 3 3 2 2 4 3 3, और यहां पर अब हमारे पास आएगा, चलिए लास्ट में 1 1 1 1, ये हमारे पास आ गया लेफ्ट साइड इज इक्वल टू। अब देखो इसका ऑर्डर 4/4 है, तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 4/4 की लिखेंगे। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये 4/4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। यहां पर A हमने लिख दिया। अब देखें जरा, सबसे पहले इसको लेफ्ट वाली मैट्रिक्स जो है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और आइडेंटिटी के लिए यहां पर 1 होना चाहिए, तो 1 तो हमारे पास है पहले से ही। इसके नीचे 3 जो एलिमेंट लिखे हैं ये 1 2 और 1, पहले इन तीनों को 0 बनाएंगे। देखो यहां पर अगर ये 1 नहीं होता तो पहले हम इसको 1 बनाते, एक स्टेप हमारा बच गया। ये 1 पहले से ही है, बस इसके तीनों नीचे जो तीनों लिखे हुए इनको 0 बनाना है। तो यहां पर हम एक साथ 3 ऑपरेशन लगाएंगे। कितने लगाएंगे, 3। देखो क्या क्या, R1 में चेंज करेंगे, R1 में से सॉरी R2 में चेंज करना है, R2 में 0 बनाना है। R2 में चेंज करेंगे और R2 में से माइनस कर देंगे R1 को। अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 बनेगा। फिर हम R3 में चेंज करेंगे,
और R3 में हम क्या करेंगे, यहां पर 2 है तो एक काम करो, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, -2 टाइम्स ऑफ R1। उसके बाद हम R4 में चेंज करेंगे और देखिए R4 में क्या चेंज करेंगे, R4 में से R1 को कर देंगे माइनस। तो ये तीनों ऑपरेशन हम यहां पर लगाएंगे तो हमारा यहां से आंसर हमें मिल जाएगा। देखें जरा ध्यान से, चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। देखो तो ये तीनों ऑपरेशन मैं लगाने जा रहा हूं। तो पहली बात, फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा है तो फर्स्ट रो को तो मैं एज इट इज लिखूंगा। देखो फर्स्ट रो है मेरे पास 1 2 3 1। एक बार मैट्रिक्स को क्रॉस चेक कर लेते हैं, गलत ना हो जाए। 1 2 3 1 1 3 3 2 2 4 3 3 और 1 1 1 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है तो फर्स्ट रो को मैं यहां लिखूंगा। पहले फर्स्ट रो 1 0 0 0 और इधर आ जाएगा ए। चलो अब देखो जरा ध्यान से, R2 में चेंज करना, R2 में से R1 को माइनस करो तो ये तो डायरेक्ट कर सकते हो। देखो 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। इधर भी ऐसे करना है, 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 0 में से 0 0, 0 में से 0 0। आगे बढ़ते हैं। R3 में R3 कितना है, देखो R3 को मैं लिख लेता हूं 2 4 3 3। ये मेरे पास R3 है 2 4 3 3। क्या करना है, R3 में ऐड करना है -2 टाइम्स ऑफ R1। तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं मैं यहां पर। तो R1 -2 माइनस का 4 माइनस का 6 और माइनस का 2 ऐड कर दीजिए, 0 0 -3 और +1। तो ये मेरे पास थर्ड रो आ गई। क्या आ गई, 0 0 -3 और 1। आगे चलिए, यही काम हमें राइट साइड में भी करना है। तो देखो राइट साइड में R3 में ऐड करना है, R3 में -2 टाइम्स ऑफ R1। तो ये तो बहुत आसान है। R3 में देखो -2, ये -2 आ जाएगा तो यहां पर तो आएगा -2। ध्यान दीजिए, R3 में जब आप चेंज करने जाएंगे, R3 -2 टाइम्स ऑफ R1 तो ये -2 बनेगा, है ना। और यहां पर R3 तो ये हमारा बन जाएगा -2 और उसके बाद -2 के बाद 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। अब चलते हैं R4 में। R4 में से R1 को माइनस करो तो 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। अब इधर आ जाओ, 0 में से -1 करेंगे तो -1, 0 में से 0 0, 0 में से 0 0 और 1 में से 0 1। चलिए अब आगे देखिए जरा। अब यहां पर देखो, ये पहला कॉलम तो हो गया। अब हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है तो यहां पर मुझे 1 बनाना था, ये पहले से हमारा 1 है। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहां पर 1 होता है, पहले से 1 दिया, एक काम और आसान हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस 1 की हेल्प से इसको और इसको 0 बनाना है, क्योंकि ये तो पहले से 0, एक और काम आसान हो गया। तो 2 स्टेप यहां पर आएंगे हमारे पास। इसका मतलब यहां पर मैं ऑपरेशन क्या लगाऊंगा, R1 में चेंज R1 में चेंज R1 + 2 टाइम्स ऑफ R2। इसको -2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो, 0 बन जाएगा। उसके बाद R4 में चेंज करना पड़ेगा, R4 और R4 में R2 को ऐड कर देंगे तो अपने आप ही 0 बन जाए। ये दोनों ऑपरेशन मैं यहां पर लगाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए R1 में और R4 में चेंज है। देखो R1 में चेंज है R1 + 2 टाइम्स ऑफ R2, R1 + 2 टाइम्स ऑफ R2। देखो हमारा R1 है कितना, 1 2 3 और 1 है। इसमें मुझे ऐड करना है -2 टाइम्स ऑफ R2। तो इसको अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 -2 0 और -2 दोनों को ऐड करो जरा, तो कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 1 0 3 और -1। तो चलिए R1 मेरे पास आ गया 1 0 3 और -1। क्लियर हुआ। अब चलते हैं राइट साइड में। देखो राइट साइड इक्वल टू में ना, R1 में 2 टाइम्स ऑफ R2 करना है। जरा ध्यान से देखो, R1 हमारे पास ये है, इसमें -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है।
तो इसको जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 बन जाएगा, +2 + 1 3 आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पर आ जाओ, ये -2 आ जाएगा, ऐड करने पे 0 है ना, -2 + 0 -2, यहाँ 0 ही रहेगा, यहाँ भी 0 रहेगा, और ये a। चलिए R1 में चेंज हो गया, R2 R3 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज कॉपी करेंगे, 0 1 0 और 1, -1 1 0 0 0 0 -3 एंड 1, -2 0 1 एंड 0। R4 में फिर से चेंज है, R4 + R2 करना है, तो R4 और R2 को ऐड करो, 0 + 0 0, -1 + 1 0, -2 और यहां पर 1 आएगा। R2 और R4 को ऐड करना, ये कितना आएगा, -2, ये आएगा 1, ये आएगा 0, ये आएगा 1। चलिए अब देखते हैं कहां तक पहुंचे, 2 कॉलम हमारे बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जरा ध्यान से देखो, अब मुझे इस प्लेस पर 1 लेकर के आना है, तो यहां 1 कैसे आएगा, क्या ऑपरेशन लगाऊं कि यहां पर 1 आ जाएगा। देखो डिवाइड तो करेंगे नहीं, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो 1/3 फ्रैक्शन आ जाएगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एक काम करते हैं, यहां 1 नहीं बना सकते, लेकिन यहां तो 1 बना सकते हैं, इस -2 को 1 बना सकते हैं। कैसे, देखो आप अगर -2 में से -3 को माइनस करो, -2 में से माइनस करो -3 को, तो -2 + 3 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 1 बचेगा इस प्लेस पे, और बाद में इंटरचेंज कर देंगे। तो मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, -2 के प्लेस पर 1 बनाने जा रहा हूं। तो इसको 1 बनाने का तरीका क्या है, तो मैं एक काम करता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे ऑपरेशन लिखता हूं। 1 बनाने का तरीका यह है कि R4 में से माइनस कर दो R3 को। तो यहां पर जरा ध्यान देना, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या रहेगा हमारा, R3 में से, R3 में चेंज करेंगे और R3 में से माइनस कर देंगे R4 को। क्लियर है, तो हमारा बन जाएगा जो हमें बनाना है। चलिए, तो यानी कि R3 में चेंज आए, सॉरी R3 में, R4 में चेंज आएगा, R4 में चेंज करना, R4 में से R3 को माइनस करना है, R4 में से R3 को माइनस करना है। तो R4 में चेंज आने का, तो यहां पर मैं R4 लिखूंगा। तो देखिए जरा, R4 में चेंज, R4 में से माइनस कर दो R3 को। एक मिनट, आप आगे क्वेश्चन को ट्राई करिए। चलिए, तो माइनस करिए R4 में से R3 को, देखिए कितना आएगा। तो यहां पर हमें R4 में चेंज करना है, इसका मतलब फर्स्ट 3 रो तो हमारी सेम रहेंगी। तो मैं यहां पर पहले 3 रो को लिख लेता हूं, देखिए जरा ध्यान से। फर्स्ट 3 रो, पहली रो में आएगा 1 0 3 -1, 1 0 3 -1, ये हमारी फर्स्ट रो। सेकेंड रो देखो इधर क्या है, 0 1 0 1, 0 1 0 1। थर्ड रो देखते हैं, 0 0 -3 1, 0 0 -3 और 1, ये हमारी फर्स्ट 3 रो हो गई, 0 0 -3 1। उधर से लिखते हैं 3 -2 0 0, 3 -2 0 0। नेक्स्ट रो देखें, 3 -2 0 0 लिखा ना, 3 -2 0 0, ठीक है। -1 + 1 0 0, -1 + 1 0 0। थर्ड रो, -2 0 -2 0 1, -2 0 1 0, ये थर्ड। अब चलते हैं फोर्थ रो में, और फोर्थ रो में हमें क्या करना, R4 में से R3 को माइनस करना है। तो देखो जना यहां पर, यानी कि R4 में से R3 को माइनस करना, 0 -0 0 -0, तो पहले दो तो 0 नंबर आएंगे, यहां भी 0 यहां भी 0, और जब -2 में से -3 करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा, और यहां 1 - 1 0, तो 1 0 आ जाएगा, यहां 1 और यहां 0। राइट साइड में देखते हैं, -2 में से -2 को माइनस करना है तो 0 बचेगा, 1 - 0 1 बचेगा, तो 0 0 1, यहां 0 और यहां 1 है ना, यहां 0 यहां 1, ठीक। 0 - 1 -1 और 1 - 0 1, देखो 0 - 1 -1 और 1 - 0 1, तो यहां पर -1 और यहां पर, ये हमारा हो गया, और यहां पर आ गया ए।
अब आगे देखो, अब क्या करना है जरा ध्यान से समझिए। हमें बनाना था इस प्लेस पर 1, लेकिन यहां पर -3 है, तो एक काम करो, यहां पर तो 1 है, R3 और R4 में इंटरचेंज कर दो। तो R3 को इंटरचेंज करना है R4 से, देखिए कितना आएगा। तो पहली दो रो में तो कोई चेंज नहीं है, पहली दो रो को एज इट इज लिख देता हूं। देखो जरा ध्यान से, पहली दो रो को एज इट इज लिखो, 1 0 3 -1 इक्वल टू 3 -2 0 0, 3 -2 0 और 0, यहां लिख देते हैं A। सेकेंड रो में भी कोई चेंज नहीं है, 0 1 0 1 -1 1 0 0। अच्छा, R3 और R4 को इंटरचेंज करना है, तो R4 को R3 में लिखना है, तो 0 0 1 0, इधर आ जाओ, 0 1 -1 +1। अब R3 को R4 में लिखना है, तो 0 0 -3 +1 -2 0 1 और 0। अब देखो आगे क्या ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। यहां पर हमारे पास 1 बन चुका, अब मुझे इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है इस 1 की हेल्प से, तो एक ही बार में बन जाएगा। तो क्या करें, R1 में चेंज, दो ऑपरेशन यहां पर मैं लगा देता हूं। R1 में चेंज, R1 प्लस माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R3, इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तभी तो 0 बनेगा। अच्छा, और क्या करना है, इस -3 को 0 बनाना है, तो R4 में चेंज होगा। तो R4 में चेंज, देखिए दूसरा ऑपरेशन क्या लगेगा यहां पर, ध्यान से देखें, R4 में चेंज, R4 में चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, R4 में ऐड कर दीजिए 3 टाइम्स ऑफ R3, 3 टाइम्स ऑफ R3, 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। तो R1 और R4 में चेंज करना है, बाकी किसी में चेंज नहीं करना है। तो चलिए ये दोनों चेंजेस हम कर देते हैं, बस अब हमारा आंसर आने ही वाला। देखिए, तो R1 में चेंज करना है, 3 टाइम्स ऑफ R3 ऐड करना है, तो यहां पर 0 बन जाएगा और यहां भी 0, नहीं यहां पर 0 बनेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखें। देखो R1 में चेंज, तो ये तो 1 आएगा, 0 आएगा, यहां पर 0 बन जाएगा, कितना बनेगा, 0। नेक्स्ट नंबर देखो क्या होगा, आपको R1 में चेंज करना है, R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R3। अब यहां देखो जरा, इसका 3 टाइम ये 0 बन गया, यहां पर इसका 3 टाइम ये -1 ही रहेगा, -1 इज इक्वल टू, यही सेम ऑपरेशन इधर भी लगाना है। देखो R1 में चेंज, यही सेम ऑपरेशन लगाना है, तो मैं एक काम करता हूं, इधर के एलिमेंट लिख लेता हूं। R1 के एलिमेंट क्या है, 3 -2 0 0, इसमें मुझे क्या ऐड करना है, 3 टाइम्स ऑफ R3, ये R3 है, इसका 3 टाइम्स ऐड करना है माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो -3 इंटू 0 0, -3 आएगा, -3 इंटू 1 +3 आएगा, और यहां पर -3 इंटू 1 -3 आएगा। ऐड कर दीजिए दोनों को, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 -5 3 और -3 राइट साइड में, है ना, R1 में। तो यहां पर देखो हमें क्या मिलेगा, 3 -5 3 और -3, ये आ गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। उसके बाद R4 में चेंज है, बीच में दो रो में कोई चेंज नहीं है, तो 0 1 0 1, इधर आ जाओ, -1 +1 0 0, R3 में कोई चेंज नहीं है, 0 0 1 0 0 -1, सॉरी 0 +1 -1 और +1। अब R4 में चलते हैं, देखिए R4 में 3 टाइम्स ऑफ R3 को ऐड करना है, तो अब जरा ध्यान देना, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, और ये भी 0 आएगा, और ये 1 ही आएगा, यानी कि यहां पर तो बहुत आसान है, 0 0 0 1 आ जाएगा। उसके बाद राइट साइड में देखो जरा, R4 में चेंज करना है और 3 टाइम्स ऑफ R3 इसमें ऐड करना है, तो ये तो -2 ही रहेगा, है ना।
जीरो में इसका 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 0 + 3 3 आ जाएगा। इधर आ जाओ, ये देखो 1 में इसका 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो -2 बचेगा, और यहां पर ये 3 आ जाएगा। अब देखते हैं कितना और क्या करना है हमें इसके आगे। देखो अब हमारे 3 कॉलम मैट्रिक्स के बन चुके हैं, अब हमें यहाँ पर 1 बनाना, ये ऑलरेडी 1 है, तो अब लास्ट स्टेप हमारा बचा, क्या बचा जरा ध्यान से देखो, हमें इन दोनों को 0 बनाना है, इसको और इसको। ये तो बहुत आसान है, इस 1 की हेल्प से। तो क्या करेंगे, R1 में चेंज करेंगे। देखो ध्यान से देखो, इस 1 की हेल्प से इसको और इसको 0 बनाना है, तो R1 में चेंज करो, R1 में R4 को ऐड कर दो, क्योंकि ये -1 ये +1 0 बन जाएगा। उसके बाद इधर लिखता हूं थोड़ा सा, R1 में चेंज करो, R1 में R4 को ऐड कर दो। दूसरा ऑपरेशन R2, ये R2 इसको 0 बनाना है, तो R2 में चेंज करो, R2 में से माइनस कर दो R4 को, तो वहां पर भी 0 बन जाएगा। तो ये दोनों ऑपरेशन लगा देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आएगा अब जरा ध्यान से, और यहां पर क्या है, A, यहां पर A। अब देखो जरा, R1 में चेंज है, R2 में चेंज है, पहली 2 रो में ही चेंज है, तो यहां देखने कितना बनेगा। R1 में R4 को ऐड करना, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0, -1 + 0 +1, -1 + 1 0, ये आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू में। अब देखो यहां कितना बनेगा, R1 + R4 3, -2 प्लस का 1, ये माइनस का 2 बचेगा, -5 + 3, ये प्लस का 1 बचेगा, और यहां पर 0 बचेगा। ध्यान दे जरा, एक मिनट, यहां पर 1, ये माइनस का 2 बचेगा, और ये प्लस का 1 बचेगा, और यहां पर बचेगा 0, और यहां। ठीक, चलिए R2 में भी चेंज करना है, R2 में से R4 को माइनस करना है, तो 0 - 0 0, ये 1 ही आएगा, 0 आएगा, और यहां पर ये 0 बन जाएगा। इधर आ जाओ, R2 में से R4 को, इसमें से इसको माइनस करना, तो -1 में से अगर आप माइनस करोगे -2 को तो +1 बचेगा। यहां पर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2 बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 2 बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा। और कोई चेंज करना नहीं, तो 0 0 1 0, और 0 0 0 1, और ये आ जाएगा हमारा इधर 0 1 -1 1, -2 3 -2 और 3, और यही हमारा क्या है, यहां से फाइनल आंसर है। तो यहां से देखिए A इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, जरा ध्यान से देखें। A इनवर्स ये आ गया हमारे पास 1 -2 1 और 0, 1 -2 +2 -3, 0 1 -1 +1, -2 3 -2 and 3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ये हमारा इसका क्या है, इनवर्स है। तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इनवर्स को कैलकुलेट करना है। तो यहां से हमारा ये क्या आ गया, इनवर्स आ गया इसका। तो यहां पर मैंने आपको 4 क्वेश्चन में इनवर्स कैलकुलेट करके दिखा दिया, हर क्वेश्चन हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा दिया है ना। आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके ही इनवर्स को कैलकुलेट करना है। अब यहां पर डीपीपी में आपके पास 4 क्वेश्चन है, ये डीपीपी है हमारी यूनिट नंबर 1 की पहली डीपीपी फर्स्ट लेक्चर की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर लेक्चर में आपको एक डीपीपी मिलेगी, और डीपीपी में क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन का आंसर भी लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यहां से अपना आंसर क्रॉस चेक करेंगे। अगर आपका आंसर यहां से मैच कर जाता है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं, सारे स्टेप अपने चेक करना चाहते हैं कि हमारे सभी स्टेप ठीक है या नहीं है, तो आपको इस डीपीपी का कंप्लीट हैंड रिटन सॉल्यूशन ऐप में अपलोड हो जाएगा, वहां से आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास 4 क्वेश्चन है, देखो इसमें लिखा फाइंड द इनवर्स, इनवर्स निकालना है। तो आप इसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं, कॉलम भी, लेकिन जब कुछ मेंशन नहीं है तो आपको रो लगाना है। तो यहां पर आपको इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, इसमें भी रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, इसमें भी रो लगाना है।
इसमें मैंने मेंशन कर दिया है कि आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करना है, तो आप एक क्वेश्चन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और इसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, आपको इसका सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इसका मिल जाएगा, वहां से आप अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा जो पहला लेक्चर था यहां पर कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने सीखा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन याद रखें, इनवर्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कैलकुलेट होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है उस मैट्रिक्स का इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे सर हमने किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेक नहीं किया। हाँ, नहीं किया हमने यहां पर, क्योंकि यहां पर हमसे पूछा था कि इसका इनवर्स निकालो। इसका मतलब ये कंफर्म है कि इन सभी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। आप चाहे तो किसी का भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखें, उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट होता है उसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता, और जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि हमने आज जितने भी क्वेश्चन किए हैं या जितने भी क्वेश्चन आपको डीपीपी में दिए गए हैं, सभी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, सीखेंगे कि रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो रैंक को कैलकुलेट करने के हमारे पास अलग अलग 3 मेथड है, जिनको हम 4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो अभी आप डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाएंगे कि रैंक कैसे कैलकुलेट होती है। ओके, थैंक यू सो मच।